हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी इंडियन ज्यूरिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि बात करता है मोड्स ऑफ डिटर्मिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, जो कि ये डिटर्मिन करने में हेल्प करता है कि वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ और इज़ नॉट द फर्म और वेदर अ पर्सन इज़ और इज़ नॉट द पार्टनर, कि जो ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं वो फर्म है या नहीं, या जो पर्सन है वो पार्टनर है या नहीं एक फर्म में। तो ये सब जो डिटर्मिन होता है वो किसके अंडर गिवन है? वो अंडर गिवन है सेक्शन 6 के अंडर। अगर हम अपने सेक्शन 4 में जो गिवन है कि पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज़, फर्स्ट इज़ एग्रीमेंट, सेकेंड इज़ कैरिंग ऑन द बिजनेस, थर्ड इज़ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड फोर्थ इज़ म्यूचुअल एजेंसी। अगर हम ये कहें कि प्रेजेंस ऑफ ओनली सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूट्स अ रिजल्ट इन पार्टनरशिप, कि कुछ एलिमेंट्स के प्रेजेंस होने से क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है? क्या उसका रिजल्ट पार्टनरशिप में होता है? तो नहीं, ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट डज नॉट रिजल्ट इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को एग्जिस्ट होने के लिए रियल रिलेशंस होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। जो पार्टीज आई हैं, एग्रीमेंट जिन्होंने फॉर्म किया है, उनके बीच में रियल रिलेशन होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एवरी पार्टनरशिप। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हर एक पार्टनरशिप में। बट क्या अगर टू पर्सन्स एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें पार्टनर कहेंगे? नहीं। ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। खाली प्रॉफिट शेयरिंग से हम उन दोनों के बीच में ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप है। अगर मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने मैनेजर को इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिक्स सैलरी, मैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग कर रही हूँ उसके साथ, ताकि वो अपना जो बिज़नेस में है अच्छा इंटरेस्ट दिखाए, प्रोग्रेस हो मेरे बिज़नेस की, तो क्या हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप है? नहीं। मैं उस ताकि वो इंटरेस्ट ले बिज़नेस में, इसीलिए मैं उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ। हम दोनों के बीच में रियल रिलेशन नहीं है पार्टनरशिप वाला। अब वैसे ही अगर दो ए एंड बी ने अगर एक साथ कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ली है और उसको रेंट पे देते हैं वो, और उसका जो प्रॉफिट आता है वो दोनों बीच में शेयर कर रहे हैं, तो क्या हम उन दोनों को पार्टनर्स कहेंगे? नहीं। वो खाली जॉइंट ओनर्स है उस प्रॉपर्टी के, ना कि एक बिजनेस रन कर रहे हैं। वो खाली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हैं, उनमें रियल रिलेशन जो होता है पार्टनरशिप में वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसमें केस लॉज डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट केस लॉ आता है वो फर्स्ट केस लॉ है, दैट इज़ ग्रेस वर्सेस स्मिथ, जो कि 1775 में आया था। इसमें क्या होता है, कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो पर्सन शेयर प्रॉफिट्स करता है वो लॉसेस अगर बियर करता है, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी इनकर होती है बिजनेस की, तब वो पार्टनर है। अगर जो मेरा मैनेजर था वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा है और वो लाइबल भी है, अगर वो किसी चीज़ की, अगर मेरे बिजनेस में अगर कुछ नुकसान होता है तो अगर वो उसी के लिए लाइबल भी है, तो वो पार्टनर्स हैं। तो एग्जिस्ट होने के लिए पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टनर्स हैं हु हैव शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ ट्रेड और ऑल्सो बियर हिज शेयर ऑफ द लॉस, तो उसको लॉस भी बियर करना होगा। प्रोविजन देख लेते हैं अब सेक्शन 6 का, जो ये कहता है, इन डिटर्मिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ और इज़ नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज़ और इज़ नॉट अ partner in a firm regard shall be had to be a real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together। कि वही कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो फर्म है, जो पर्सन है वो पार्टनर है फर्म में। रिगार्ड शैल बी हैड टू बी रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टी, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि उनके बीच में रियल रिलेशन होना चाहिए। और ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे? रियल जो फैक्ट्स देखेंगे हम, वो सारे फैक्ट्स को एक साथ लेकर चलेंगे, हम सारी चीज़ें उसमें देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कि जो पार्टनर्स के बीच में हैं वो
पार्टनरशिप है या नहीं। जो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है वो ये कहती है, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और गॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर। अगर कोई 2 पर्सन्स अगर किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो ये अपने आप में एक पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करता। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए एंड बी है, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको वो रेंट पे दे देते हैं, और जो रेंट आता है वो एक दूसरे के बीच में प्रॉफिट जो होता है उससे वो शेयर कर लेते हैं। तो इट डज़ नॉट अमाउंट्स टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हुई है, वो उस प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स हैं, नॉट अ पार्टनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो उनके बीच में पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हुई है। और जो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है कि द रिसिप्ट बाय पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और अ पेमेंट कॉन्टिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्न बाय बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पर्टिकुलर रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट। इसमें ये कहता है कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट की रिसिप्ट लेता है या प्रॉफिट लेता है बिजनेस में, या उसको आगे जाके पेमेंट करनी पड़ती है या उसकी जो अर्निंग होती है वो आगे जाके होती है, इट डज़ नॉट अमाउंट्स टू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को क्रिएट होने के लिए उनके बीच में रियल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पार्टनरशिप के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे होना बहुत ज़रूरी है उस पार्टनरशिप में। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट कहता है बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस। अगर लेंडर है अगर किसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए अगर किसी मनी लेंडर से पैसे लिए हैं, अगर वो इंटरेस्ट की बजाय उस बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग करता है, तो इट डज़ नॉट अमाउंट्स टू अ पार्टनरशिप, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सारा प्रोविज़न पढ़ लेते हैं। बाय सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन, अगर किसी सर्वेंट या एजेंट को हम रेम्युनरेशन देते हैं, रेम्युनरेशन की जगह देते हैं प्रॉफिट। बाय विडो डिसीज्ड ऑफ चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पर्सन, बाय अ प्रीवियस ओनर और द पार्ट ऑफ द ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल और शेयर बिफोर डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। और फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं पहले, मनी लेंडर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। इसमें ये कहते हैं, इसका बहुत फेमस केस लॉ है जिसको हम केस लॉ के थ्रू समझते हैं, कॉक्स वर्सेस हिक्समैन। इस केस में क्या होता है, जो मिस्टर स्मिथ एंड हिज सन कैरिड ऑन अ बिजनेस एज आयरन मर्चेंट्स, इसमें आयरन मर्चेंट्स का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होते हैं स्मिथ एंड सन, बट एज अ कंसिक्वेंसेस उनके बिजनेस में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, जिसके तहत उन्हें क्रेडिटर से पैसा लेना पड़ जाता है। और वो क्रेडिटर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जब तक कि उनका पैसा उतर नहीं जाता तब तक कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं क्रेडिटर्स के, वो रन आउट करेंगे बिजनेस को। किस नेम से, स्टैंडर्ड आयरन को से। तो द ट्रस्टीज़ इंक्लूड्स द कॉक्स एंड हेवुड। ट्रस्टीज़ के अंदर कॉक्स वर्सेस हेवुड भी इंक्लूड थे। जितना भी उन्होंने पैसा लिया था उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से सारा शेयर करके उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया था, और बिजनेस हैज़ टू बी रीट्रांसफर टू स्मिथ एंड सन। जैसा ही क्रेडिटर्स का पैसा वो अपना पे कर लेते हैं, प्रॉफिट्स में से निकाल लेते हैं, द बिजनेस हैज़ टू बी रीट्रांसफर टू मिस स्मिथ एंड हिज सन। बट इसमें क्या होता है, जब वो अपना बिज़नेस, जो उसके ट्रस्टीज़ थे क्रेडिटर्स के, वो जब अपना बिज़नेस चला रहे थे, तो उसमें एक पर्सन था हिक्समैन, जो कि उस फर्म को सप्लाइड किया था गुड्स। तो उन 5 ट्रस्टीज़ में से एक ट्रस्टी ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अंडरटेकिंग कर लिया था टू पे द प्राइस ऑफ थोज गुड्स, कि हाँ हम पैसा पे कर देंगे। तो उन्होंने पैसा पे किया नहीं है, उन्होंने बिज़नेस जो है वो रिट्रांसफर कर दिया। तो हिक्समैन क्या करता है, वो स्यूट कर देता है कॉक्स एंड व्हीटक्राफ्ट को टू रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय हिम। कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट कौन है, ट्रस्टी हैं, कि हम मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो इट वॉज हेल्ड दैट कि जो क्रेडिटर्स हैं वो बेशक से जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, and the business was being managed by the trustee. Still the relationship between the Smith and the son on the one hand and the creditors
बेशक से वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे, बिजनेस भी रन आउट कर रहे थे, 2 एलिमेंट्स थे इसमें, बट फिर भी उन दोनों के जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, क्रेडिटर्स वाला, मनी लेंडर और क्रेडिटर्स वाला हो गया ना रिलेशन, तो उनके बीच में है ही नहीं पार्टनर्स वाला। तो दिस मीन्स कॉक्स एंड व्हिटक्रॉफ्ट वॉज नॉट मेड लाइबल। तो उनके बीच में जब रियल रिलेशन ही नहीं है पार्टनर्स वाला, उनके रियल रिलेशन ही क्रेडिटर्स वाला है, तो उनके बीच में वो कैसे लाइबल हो सकते हैं एक बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के साथ। तो जो जजमेंट क्या आई थी इसकी, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट देयर वाज नो पार्टनरशिप एंड कॉक्स वाज नॉट लाइबल। तो इसमें जो ट्रस्टीज थे वो लाइबल नहीं हुए थे, क्योंकि उनका जो रिलेशन था वो रियल रिलेशन था ही नहीं, उनको पार्टनर्स वाला कोई रिलेशन था ही नहीं, उनका एक्चुअल रिलेशन कौन सा था, क्रेडिटर्स वाला। अब नेक्स्ट बी पार्ट डिस्कस करते हैं, सर्वेंट और एजेंट शेयरिंग द प्रॉफिट्स। समटाइम्स क्या होता है, हम एजेंट और सर्वेंट को इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सैलरी और अबव इन एडिशन ऑफ द सैलरी हम उसको पोर्शन देते हैं प्रॉफिट्स में, पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, हम उसको हिस्सा देना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट्स में से। तो बट दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द बिजनेस, बट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द बिजनेस, इट डज नॉट रिजल्ट इन द पार्टनरशिप बिटवीन दैम। वो रहेगा तो एजेंट ही ना फर्म का। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और एक केस लो भी है, MC लैरन वर्सेस विर्चोले। इसमें क्या हुआ था, एक असिस्टेंट था, उसको सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल रहा था। आगे जाके क्या होता है, एट द टाइम्स वो कुछ लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म साइन कर देता है। तो ये डिसाइड होता है, ए इज़ ओनली द एजेंट ऑफ द फर्म, डज नॉट बिकम अ पार्टनर मेनली बिकॉज ही रिसीव्ड अ शेयर इन द प्रॉफिट्स। बेशक से उसको जो है प्रॉफिट मिल रहा है, शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में, बट जो रियल रिलेशन, मैं बार बार रियल रिलेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, रियल रिलेशन जो रहेगा उनके, उसका वो एजेंट ही रहेगा फर्म के साथ, वो पार्टनरशिप रिजल्ट नहीं होगा इसमें। तो हम आगे सी पार्ट डिस्कस करते हैं अब इसका, विडो एंड चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पर्सन। Often the widow descendants of the deceased person received a share in the profits of firm as annuity. This does not make the widow descendant persons in the firm. Sometimes ऐसा होता है कि on the death of a partner, the widow or the child of the deceased person may be given a share of the profit in accordance with the agreement. अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि उनके जो बाद में एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके वाइफ या जो बच्चे, उनको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। तो इसमें एक केस लो है, हॉलमे वर्सेस हेमोन। इसमें क्या होता है, 5% एंटर करते हैं पार्टनरशिप में फॉर 7 years टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उनको प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं वो शेयर करने के लिए इक्वली आते हैं 7 साल के लिए। तो इसमें क्या होता है, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हो रखा होता है, यही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि मेरे मरने के बाद मेरे एग्जीक्यूटर्स को 1/5 शेयर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन की डेथ हो जाती है और उनके एग्जीक्यूटर्स को 1/5 शेयर मिलना शुरू हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज हु डिड नॉट एक्चुअली टेक इन पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, प्लेंटिफ सूट्स द एग्जीक्यूटर्स। जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं डिसीज पर्सन के, जिनका कोई रोल भी नहीं है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एक जो पर्सन है प्लेंटिफ जो है वो स्यू कर देता है उनके ऊपर कि सर्वाइविंग पार्टनर्स ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी उसके लिए लाइबल है। तो यही इट वॉज हेल्ड दैट द एग्जीक्यूटिव्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर्स। बेशक से वो जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एग्जीक्यूटर्स, बट जो रिलेशन क्या है उनके बीच में, उनके रिलेशन जो है वो पार्टनर वाला नहीं है, उनके बीच में विडो ऑफ द डिसीज पर्सन और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पर्सन रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दे डिड नॉट बिकम अ पार्टनर, सो दे कुड नॉट बी मेड लाइबल। अब पार्ट डी डिस्कस करते हैं, सेलर ऑफ गुडविल शेयरिंग द प्रॉफिट्स। कई बार क्या होता है, हम प्रॉफिट शेयर करते हैं उस बंदे के साथ जिससे हमने अपना बिजनेस लिया होता है, जिसने हमने एक बिजनेस एक्वायर किया होता है अलॉन्ग विद द गुडविल। उस बंदे ने हमको एक बिज़नेस दिया है गुडविल के साथ, तो इसीलिए वो ये कहता है कि मैं आपके साथ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स करूँगा। एक केस लो है प्रैट वर्सेस स्ट्रिक। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है जो कि अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और गुडविल बी को दे देता है। तो वो एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें ए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिसने अपना बिजनेस दिया होता है, टू इंट्रोड्यूसिंग हिम टू हिज पेशेंट।
मैं आपको अपने पेशेंट से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो इसके बदले में आप मुझे प्रॉफिट शेयर करना। तो रियल रिलेशन उनके बीच में वो नहीं है जो कि पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। हेयर ए बी आर नॉट द पार्टनर्स। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 7 इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि बात करता है पार्टनरशिप एट विल। वो ये कहते हैं कि अगर प्रोविज़न नहीं बनाया गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट में अपने एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो कब तक चलेगी, तो वो कौन सी पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल, जिसमें हमने कोई ड्यूरेशन नहीं लिखा कि हमारी जो पार्टनरशिप है 7 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए, कोई लिमिट ही नहीं है। जब चाहे तब उसको ख़त्म कर सकते हैं, जब तक चाहे उसको रख सकते हैं, तब उस पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। ऐसी जो होती है, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन 8 डील करता है। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पार्टनर इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो आते हैं, पार्टनर्स बनते हैं। मतलब सपोज करिए कि अगर 2 पार्टनर्स आते हैं और वो अंडरटेकिंग करते हैं एक रोड का, कि जब तक ये रोड नहीं बनता हम एक पार्टनर्स हैं, तो तब तक की वो पार्टनरशिप रहती है। तो ये जैसी वो जो एडवेंचर, जो अंडरटेकिंग हमने ली है, वो जब तक कंप्लीट होती है, जैसी वो कंप्लीट होती है तब से वो पार्टनरशिप भी है वो एग्जिस्ट हो जाती है। सच अ पार्टनरशिप एंड्स ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द टास्क। अ पार्टनर कैन नॉट रिटायर फ्रॉम अ सच अ पार्टनरशिप। जो विल पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर है वो कभी भी रिटायर हो सकता है, कभी भी ये कह सकता है कि अब मैं पार्टनरशिप नहीं अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता। बट इसमें क्या होता है, जब तक अंडरटेकिंग कंप्लीट नहीं होती जो भी आपने लिया है, तब तक की जो पार्टनर है वो रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो फिर दूसरे पार्टनर पर पूरा बर्डन आ जाएगा ना। तो इसीलिए जो है वो रिटायर्ड नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।